नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नया धमाकेदार चैप्टर और काफ़ी बड़ा चैप्टर वैद्युत रसायन। देखिए यूट्यूब पर आपको बहुत से चैप्टर की बहुत सी बढ़िया बढ़िया वीडियो अच्छे अच्छे टीचरों से देखने को मिल जाएंगे कि ये चैप्टर हमने एक ही वीडियो में सब ख़त्म कर दिया और ये चैप्टर 1 घंटे में 30 मिनट में 40 मिनट में पूरा मतलब फिनिश हो गया। लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बिग तरीके से यानी कि बहुत ही विस्तृत तरीके से इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूँ और नीट के क्रैश कोर्स के लिए यहाँ पे इस चैप्टर को इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि आप अच्छे से उस परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकें। तो हम इस अपने नए चैनल देसी टीचर 2.0 में इस नए चैप्टर वैद्युत रसायन की यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। और हमने जो हम आपको अब तक पिछले 2 चैप्टर कराए थे वो मुझे लगता है कि आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो उसमें जाइए, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, हम आपको 1 या 2 घंटे के अंदर उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए इस चैप्टर को अब हम शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन। तो देखिए, इस वैद्युत रसायन पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूर है कि व्हाट इज़ वैद्युत रसायन, यानी कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई आपसे यही पूछने लगे वैद्युत रसायन है क्या और आपको क्लास में खड़ा कर ले, कोई नया आया, कोई मेहमान आया, आप लोग डर जाते हैं, यार ये क्या पूछेगा। आप उल्टी सीधी चीज़ें रटने लगते हैं जैसे कि ये इसके मेन टॉपिक्स, यार ये क्वेश्चन सर ने करा दिया। लेकिन तभी आपसे वो उठ के पूछ ले कि बेटा वैद्युत रसायन क्या है, तो आप चारों ओर देखने लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करने वाले अपना चैप्टर। देखिए, वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तंत्रों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वैद्युत रसायन से हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से रासायनिक विधियों द्वारा विद्युत को उत्पादित किया जाता है और किस तरह मतलब बिजली के द्वारा हम रसायनों को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये चीज़ पढ़ी जाएगी, बिजली से रसायन, रसायन से बिजली, यही सब इसके अंदर है। वैद्युत रसायन ये इन दोनों का संबंध है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन में देखो, अगर आपको इसका एक और कहीं उदाहरण देखने को मिले तो आप देख सकते हैं कि संवेदी जो हमारे शरीर में संवेदी संकेतों की कोशिका होती हैं, उनका मस्तिष्क तक या इसके विपरीत दिशा में संचरण एवं कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार वैद्युत रसायन ही है। जो हमारे अंदर खून बह रहा है, हमारे अंदर बहुत सी डीएनए आरएनए कोशिकाएँ चालू हैं जो खून को प्रेशर डाल रही हैं, या हमारे शरीर में जो पाचन वगैरह की क्रिया हो रही हैं वो इसी के द्वारा हो रही हैं, वैद्युत रसायन के द्वारा ही हो रही हैं। और वो किस तरीके से हो रही हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक इसमें आता है, वेरी इजी टॉपिक जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और स्टैंडर्ड तरीके से आपको पढ़ाएंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोड। तो देखिए, इलेक्ट्रोड है क्या। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई धातु की छड़ या सोडियम धातु की छड़ ली और हमने उसी के लवण के जलीय विलयन यानी कि हमने NaCl के विलयन में, नमक के विलयन में उसे घोल दिया सोडियम धातु की छड़ को, तो क्या होगा कि धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाएगा। जो हमारा सोडियम होगा उस पर या तो ऋणावेश आ जाएगा या धनावेश आ जाएगा। और विलयन पर उतने ही मात्रा में, यानी कि सोडियम पर जितना धनावेश या ऋणावेश आया उतनी ही मात्रा में विलयन पे विपरीत आवेश आ जाएगा। यानी जैसे सोडियम पर धनावेश आया तो विलयन पर ऋणावेश, और यदि सोडियम पर ऋणावेश तो विलयन पर धनावेश। ठीक है, सोडियम पर ऋणावेश तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सोडियम बहुत कम, किसी रेयर केस में ही अपने इलेक्ट्रॉन लेता है। वैसे वो देता ही देता है लेकिन लेता बहुत कम स्थिति में। ठीक है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड के उत्पत्ति की व्याख्या। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही मतलब वो क्या ही कहें उन वैज्ञानिकों के बारे में कि बहुत ही शैतानियाँ करते रहते थे। तो उनने अपनी एक शैतानी की, एक अपने लैब में गए और उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताते हैं नेस्ट। इसका एक तो नाम ही ऐसा है, नस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1864 में हुआ था। लेकिन अब आपको बता दें कि इन्होंने 1889 ईस्वी में ये प्रयोग किया। कितना, 1889 ईस्वी में एक प्रयोग किया और 1900 समथिंग में कुछ ये मर गए, है ना।
वो उतना तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम आपको इतना ही बता सकते हैं। और आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा देते हैं। देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। नंबर एक देखिए, उनने जो पहला प्रयोग किया, उनका पहला प्रयोग क्या था, उस पहले प्रयोग का हम आपको बताते हैं। उनने पहले प्रयोग में किया कि धातु की छड़ ली और उन्होंने एक विलयन में डाली। तो उनने क्या देखा पहले प्रयोग में कि धातु की छड़ से धनायन जो हैं, धातु की छड़ से धनायन है वो विलयन में चले जाते हैं। धातु की छड़ से धनायन विलयन में चले गई तो धातु की छड़ हो गई ऋणावेशित। धातु की छड़ से जब धनायन चले गए विलयन में तो धातु की छड़ कैसी हो गई, ऋणावेशित। ऋणायन ही तो बचे केवल, और विलयन कैसा हो गया, धनावेशित। विलयन धनावेशित हो गया। तो उन्होंने इस धातु की जो ये प्रवृत्ति है, यानी कि जो ये क्रिया हुई, धातु की इस प्रवृत्ति को नाम दे दिया कि वैद्युत अवघटनी विलयन दाब, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। इन्होंने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। इस क्रिया को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर या वैद्युत अवघटनी विलयन दाब। तो देखिए इन्होंने इसमें एक समीकरण लिख दी। इन्होंने समीकरण क्या लिख दी कि m इज इजिकल टू एम की पावर प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो ये m है वो तो है धातु का परमाणु, और धातु के परमाणु ने क्या किया कि विलयन को अपना ये धनावेश दे दिया, धनावेश अलग हो गया। तो अब देखो धातु पर कितना क्या बचा, केवल ये माइनस आयन बचे। तो ये क्या हो गए, ये जो m है धातु की छड़ में उपस्थित धातु का परमाणु है, और ये जो है ये धातु के धनायन है m की पावर प्लस n, और ये n इलेक्ट्रॉन माइनस वे इलेक्ट्रॉन जो धातु पर रह जाते हैं। और इन्होंने देखो दूसरे प्रयोग में क्या देखा कि दूसरे प्रयोग में देखा कि धातु के जो धनावेश हैं जो विलयन में उपस्थित हैं। देखो पहले विग्रह में क्या हुआ कि विलयन में धनावेश चले गए। अब दूसरे क्या हुआ कि विलयन में जो धातु के धनावेश हैं वो विलयन से हट के उस पर धातु पे आ जाते हैं, धातु की रॉड पे या धातु के इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं, वहाँ आके जमा हो जाते हैं। तो धातु कैसी हो जाती है इस टाइम, धनावेशित, और विलयन क्या हो गया, ऋणावेशित। तो इन्होंने इस प्रवृत्ति को जो नाम दिया, इस प्रवृत्ति का नाम इन्होंने दिया परासरण दाब। इस प्रवृत्ति को क्या नाम दे दिया इन्होंने, परासरण दाब, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये धनायन जो विलयन से हैं, ये धनायन आए धातु के ऋणायन से मिल गई, जो धातु पर ऋणायन बचे थे उससे मिल गई, ठीक है ना, धातु पर जाके। तो क्या बन गया, ये एक पूरी धातु बन गई हमारी, ठीक है ना। यानी कि ये Na माइनस जो था वो प्लस से क्रिया करके पूरा Na बन गया, ठीक है ना, उन्हें संतुलित उदासीन कर दिया। तो यही अभिक्रिया इन्होंने दिखाई है। आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो मेन टॉपिक था, इन्होंने एक और चीज़ देखी। इनने क्या देखा कि इनने जिंक की छड़ को एक जिंक के ही विलयन में डाल दिया, जिंक के ही विलयन में डाल दिया, ठीक है। तो उस धातु की रॉड पे जो है, जो उसके धनात्मक आवेश था वो चला गया विलयन में, वो विलयन से, और धातु में क्या रह गया, ऋणावेश रह गया। धातु में क्या रहेगा, ऋणावेश रह गया, जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न हुई, यानी कि एक सेल बन गया। क्या बन गया, एक सेल बन गया। दूसरी चीज़ इनने क्या देखी, अब इन्होंने जिंक ना लेके इनने कॉपर ले लिया। कॉपर पे क्या होता है, कॉपर पे ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। तो इनने क्या देखा कि कॉपर ली, कॉपर को विलयन में डाला, किसके, SO4 आयन के विलयन में डाला। सॉरी, कॉपर पे प्लस आयन होता है, कॉपर को इन्होंने किस में डाला, SO4 आयन में डाला। और फिर उन्होंने देखा कि कॉपर की छड़ पे तो धनात्मक आवेश रह जाता है, लेकिन है ना, और कॉपर ऋणात्मक आवेश जो है वो विलयन में चला जाता है, यानी कि विलयन अपने धनात्मक आवेश दे देता है और खुद ऋणात्मक हो जाता है। जो हमारी दूसरी क्रिया थी परासरण दाब वाली, वो चीज़ इन्होंने देखी, यानी कि वो भी एक सेल की तरह काम कर रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने देखा कि सेल के अंदर तो ये दोनों दाब होते हैं, कोई सेल हो तो उसके अंदर तो ये दोनों दाब होते हैं, वैद्युत अवघटनी विलयन दाब और परासरण दाब, ये दोनों तरह के दाब एक सेल के अंदर होते हैं। तो फिर उन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला। फिर उन्होंने क्या देखा कि जिस वाली अभिक्रिया में, जो हमारी पहले जो अभिक्रिया थी वो हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि
ये जो हमारी अभिक्रिया थी यहाँ पे, ये जो पहले नंबर की अभिक्रिया थी, इसमें क्या हो रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, निकल रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को क्या नाम दे दिया, इस चीज़ को नाम दे दिया इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस चीज़ का क्या नाम है, इस अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसका नाम दे दिया। ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है। और यहाँ देखिए दूसरी जो परासरण दाब वाली क्रिया थी, परासरण दाब वाली, जिसमें विलयन धनात्मक आवेश दे रहा था, उसको इन्होंने नाम दे दिया विलयन का अपचयन, सॉरी इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया इसका नाम दे दिया इन्होंने, इलेक्ट्रोड अपचयन अभिक्रिया। आगे फिर इन्होंने एक और चीज़ बताई, इन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, भाई बहुत होशियार वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनना। इन्होंने आगे बताया नल इलेक्ट्रोड, कि हमारा नल इलेक्ट्रोड क्या है। आज मैं केवल इसे ही बताने जा रहा हूँ, मेरी वीडियो को 3-4 बार आराम से देखना। इस वीडियो इतना ही बताऊँगा मैं इस वीडियो में। ये चैप्टर बहुत बड़ा है भाई, आगे और यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि छोटा सा चैप्टर है हम इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, नहीं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और मैं हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम की कोई इतनी अच्छी वीडियोज़ भी नहीं हैं अभी पूरे यूट्यूब पे। और मैं इसके सवाल भी कराने जाऊंगा, बहुत से सवाल आएंगे इसमें, गिब्स मुक्त ऊर्जा पे, और नष्ट समीकरण भी आएगी, इस वैज्ञानिक की समीकरण भी आएगी, इसने बहुत महत्वपूर्ण समीकरण दी थी, उसका हम आगे चर्चा करेंगे। पहले उसे देख लेते हैं कि इन्होंने नल इलेक्ट्रोड के बारे में क्या बताया। इन देखो हम पहले उसकी पूरी थ्योरी सुना देते हैं। तो यदि वैद्युत अपघटनी दाब व परासरण दाब समान हो तो इस अवस्था में आयन किसी भी दिशा में गति नहीं कर सकते हैं, इस अवस्था में आयन किसी भी दिशा में गति नहीं कर सकते हैं। अतः धातु और विलयन की सतहों के बीच कोई वैद्युत द्विसतह ना बनने के कारण विभवांतर स्थापित नहीं होगा, यानी कि कोई विभव बनेगा ही नहीं। तो ऐसा इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, नल इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नल इलेक्ट्रोड, बिल्कुल खाली। सोचो कि यदि वैद्युत अपघटनी दाब और परासरण दाब बराबर हो गया, वैद्युत अपघटनी दाब में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन यानी कि धनात्मक आवेश निकल रहा था, और परासरण दाब में क्या हो रहा था कि धनात्मक आवेश वापस आ रहा था। अब निकलना और वापस आना एक दूसरे से कैंसिल, निकलना और वापस आना, यानी कि यहाँ से ये निकला, ये निकलने का चिन्ह है, ये इधर की साइड से ये निकला, धातु में से ये निकला, ये धातु है, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो रहा, ये धातु में वापस आ रहा है, ये धातु वापस आ रहा है, ये दोनों चिन्ह एक दूसरे से टकराएंगे, जैसे भगवान राम और रावण के युद्ध में हो रहा था। ये दोनों तीर एक दूसरे से टकराए, ये दोनों तीर कैंसिल हो गए, ये दोनों तीर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यानी कि ये क्या हो गया, ये एक नल इलेक्ट्रोड हो गया, जिसमें वैद्युत अपघटन दाब परासरण दाब के बराबर हो जाता है, वो कहलाता है नल इलेक्ट्रोड। यहाँ पर मैं परिभाषा लिख देता हूँ वो, और वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए मैंने आपको लिखित रूप में भी दे दिया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। और ये नीचे मैंने जो जिंक का और कॉपर का उदाहरण समझाया था, उसका ये पूरा चित्र है जो हमने बना दिया है यहाँ पे। ड्राइंग खास इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाँ समझने लायक है, क्योंकि साइंस में ड्राइंग नहीं माइंड देखा जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अब हम वीडियो थोड़ा छोटा बनाए करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक लेके उसे बड़ी तरीके से समझाने करेंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभवों की चिन्ह प्रपाटी देखेंगे हम, ठीक है ना। कल के हम ये टॉपिक बता देते हैं, चाहे तो आप थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हैं। और हम थोड़ा सेल के बारे में बेसिक जानकारी देंगे, ठीक है ना, सेल के बारे में बेसिक देंगे। परसों की वीडियो में सेल को हम पूरा ले लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।